Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, welcome to another episode of our this very exciting GMAT Squad series where we are doing theme-based RCs. We've already had 3 lectures for the same, and today we are going to do a science-based RC. It's going to be an interesting one. You can see the title of the RC, The Limits of Reductionism in Modern Biology. So, you have to सिंसियरली आइडेंटिफाई योर पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि आपको खुद एक बार एग्जामिन करना है, इवेलुएट करना है कि कौन से ऐसे आरसीज हैं जो आपके लिए इजी टू सॉल्व है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए थोड़े ओवरवेलमिंग या ट्रबलसम हैं। तो जो आर्टिकल्स या जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, से फॉर इंस्टेंस यू रियलाइज कि मेरे को फिलोसफी बेस्ड आरसीज बहुत मुश्किल लग रहे हैं सॉल्व करने, तो जनरल आपको सजेशन ये है कि पहले अग्रेसिवली 10-15 दिन बहुत ज़्यादा फिलॉसफी बेस्ड आर्टिकल्स को पढ़िए ताकि फैमिलैरिटी बिल्ड हो जाए, फियर ओवरकम हो जाए। उसके बाद आप पैसेजेस को सॉल्व करना शुरू करिए, और जब पैसेजेस भी सॉल्व करें तो इजी पैसेजेस से बिगिन करिए, फिर मॉडरेट की तरफ जाइए। जब आपका पूरा कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बन जाए तब डिफ़िकल्ट सेट्स करिए। इससे आपका मोराल भी हाई रहता है, लर्निंग भी इफेक्टिव होती है और आउटपुट अच्छा रहता है, राइट? So on this note, let's begin with today's discussion. So we are doing a science-based RC today. I will step aside. I will give you some time to read the set and then I will explain. So do effective mapping. Mapping की strategies हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा हाउ टू रीड द आरसी। तो हमने एक प्रीवियस सीरीज करी थी जिसमें 1 घंटे का मैपिंग स्ट्रैटेजीज का डिटेल में डिस्कशन है। तो अगर पैसेज पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो मैपिंग इफेक्टिवली आपको हेल्प करेगी। चलिए इसको बिगिन करते हैं। रिडक्शनिज्म तो क्या होता है? द आइडिया दैट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कैन बी फुली अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो एकदम से कोई नया टर्म देके घबराइए मत, और खुद को ये अश्योरेंस देते रहिए कि यार इट इज़ अ टेस्ट ऑफ लॉजिक, इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको फिर वो जो इनहेरेंट फियर होता है ना कि मुझे नहीं आता, ये वर्ड मेरे लिए नया है, ये टर्मिनोलॉजी मेरे लिए नई है, मेरा क्या होगा, वो आपका फियर आप हटा देते हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रोग्रेस हैपेंस, राइट? तो यहाँ पे रिडक्शनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया। रिडक्शनिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया कि तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सकते हो अगर तुम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को एनालाइज कर लो। दिस हैज लॉन्ग गाइडेड साइंटिफिक एंटरप्राइजेस। तो साइंटिफिक एंटरप्राइजेस को इस अप्रोच ने बहुत ज्यादा टाइम तक गाइड किया है। In physics, this framework has produced. So, अब आपसे पूछे how in physics this has contributed, so we can revisit, right? So, whenever we are reading, we should have a Q&A going in our mind to constantly think of that what sort of question can be created from this particular part of the RC that I'm dealing with. This framework has produced remarkable clarity. So, how it has helped, this particular approach has helped, uske benefits de diye. So, knowing the behavior of elementary particles has allowed scientists to predict macroscopic phenomena with astonishing precision. Astonishing मतलब surprising precision, accuracy. Yet, तो transition आ गया, transition words को बहुत carefully observe करेंगे. Yet biology. So, biology में क्या हो रहा है? Despite अडॉप्टिंग सिमिलर रिडक्शनिस्ट टूल्स, तो हम बायोलॉजी में भी सिमिलर टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट हैज रेजिस्टेड फुल सबमिशन टू दिस पैराडिम। तो दिस मॉडल में यहाँ पर रेजिस्टेड फुल सबमिशन मतलब आपको उतना एफिशिएंसी या आउटपुट या रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितना फिजिक्स में मिलता है। While the dissection of molecular pathways and genetic codes has expanded our empirical grasp of life, so how it has helped? Now there's a transition again. While it has also exposed a puzzling gap between mechanistic understanding and a functional prediction. So what is lacking? ये challenge क्या है, ये problem क्या है? So now how are the ideas flowing in the discussion? पहले author ने reductionism को explain किया, उसने कहा कि this has guided scientific inquiry. फिर फिजिक्स में how it has helped, then बायोलॉजी में सिमिलर अप्रोच है पर टोटल सबमिशन नहीं आ रहा, फिर बायोलॉजी में कैसे हेल्प किया और बायोलॉजी में क्या चैलेंज रह रहा है। दिस इज हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, राइट? अब चैलेंज क्या रह रहा है हम रिविजिट कर लेंगे। फिजिक्स में कैसे हेल्प किया वी कैन रिविजिट, बट हमें पता होना चाहिए थ्रू आर मैपिंग दैट ओके फिजिक्स में कैसे हेल्प किया वी कैन कम हियर। दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट। इट इज हाईली पर्सनलाइज्ड अप्रोच, वट एवर फ्लोट्स योर बोट। आप चाहे PHY करके फिजिक्स लिख लीजिए, आपको प्लस से बेनिफिट या एडवांटेज नहीं समझ में आता आप ADV लिख लीजिए, but just do it your way. You can slightly tweak the approach. The idea is that write the keywords so that you are fully involved, you know where to revisit, and overall passage को पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल ना आए, right? चलिए let's move to the next slide. Let's read further. चलिए, सो कंसिडर फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे फिर ट्रांजिशन देखिए, जीन नेटवर्क रेगुलेटिंग सेल्स डिफरेंशिएशन। तो अब
फॉर इंस्टेंस क्यों कहते हैं प्रीवियस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो ऑथर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, इवन व्हेन एवरी मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेंट एंड इंटरैक्शन इज कैटलॉग्ड, मतलब आप उसको कैटलॉग कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, द इमर्जेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, हाउ अ सेल डिसाइड्स टू बिकम अ न्यूरॉन और अ मसल फाइबर often defies straightforward prediction. So even if you're cataloging, straight interpretation is not possible, right? So what are the challenges? एक particular instance लेके case लेके author ने समझा दिया. The explanation lies. So where is the explanation lying? Not merely in missing data. So it's just not that we are missing data, but in the non-linear dynamics. So there is not straight association. It's not straight relationship. So the answer is in non-linear dynamics of biological systems where feedback loops, stochastic noise and environmental context intertwine. So there are multiple factors which are interconnected. So what are the factors which are intertwined? Those have been mentioned that frustrate simple casual tracing. तो simple casual tracing नहीं हो सकती because multiple other factors are intertwined or inter-associated. Right now, thus understanding each, तो author conclusively क्या बोल रहे हैं, each molecule in isolation offers. तो अगर आप किसी भी molecule को isolation में पकड़ेंगे, जो reductionism का guiding principle है कि constituents को पकड़ लीजिए, फिर आपको broader framework की understanding build हो जाएगी, तो वो limited limited insight offer कर रहा है into the collective phenomena arising from their interaction. तो author conclusively क्या बोल रहे हैं, ऑथर का पीओवी क्या है या अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट्स रीड फर्दर. So some biologists argue that this predicament signals the need for a new theoretical framework. तो कुछ biologists को लगता है कि इस अंडरस्टैंडिंग से तो हमें एक नया न्यू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है, ऐसा कुछ बायोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव है. One that complements molecular analysis with principles borrowed from complexity theory. तो जो नया फ्रेमवर्क चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, so what is needed in the new framework उसको एक्सप्लेन कर दिया है. emphasizing networks feedback and system level constraints. So ये जो multiple factors intertwined है उसको associate करके एक नया framework की जरूरत है. Others caution, तो दूसरा सेट, अब some biologists के बाद फिर ट्रांजिशन आ गया. Others caution, तो क्या कॉशन कर रहे हैं, प्री मेच्योरली अबैंडनिंग रिडक्शनिज्म. तो कह रहे हैं वो तुमको चेता रहे कि ऐसे प्री मेच्योरली बिना एंड तक पहुंचे मत अबैंडन करिए, त्यागिए मत इस कॉन्सेप्ट को. इंसिस्टिंग दैट इट्स एपरेंट फेलियर स्टेम फ्रॉम इनसफिशिएंट डेटा. तो उनको लगता है कि जो अभी टेम्पररी फेलियर्स हैं इसलिए क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है. तो वो कैसे कॉशन कर रहे हैं और वो रिडक्शनिज्म क्यों बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इट इज इनसफिशिएंट डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर रादर देन कॉन्सेप्चुअल इनएडिक्वेसी. तो इट्स नॉट दैट द कॉन्सेप्चुअली द concept is not strong enough, but we are not able to gather the data sufficiently and computational power वहाँ पे problem है. The debate however is less about methodical elegance and more about epistemic humility. So debate किसको pertaining है यहाँ पे लिख दिया है. Can biology ever achieve the predictive rigor that physics enjoys, or must it reconcile itself to a fundamentally different mode of explanation? तो क्या फिजिक्स जितना बढ़िया अप्रोच बायोलॉजी पकड़ पाएगी या फिर उसको फंडामेंटली रिकंसाइल करना पड़ेगा एंड वुड हैव टू इवेंचुअली स्विच टू डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन. वन वेयर अंडरस्टैंडिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक, कॉन्टेक्चुअल एंड कंटिंजेंट रादर देन एब्सोल्यूट. तो कह रहे हैं ना कि भाई देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स. तो जो दूसरा मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है तो ऑथर कह रहा है कि क्या वहां पे स्विच करना पड़ेगा जिधर अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिस्टिक है, कॉन्टेक्चुअल है मतलब पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए है, कंटिंजेंट है रादर देन एब्सोल्यूट. तो जो फिजिक्स है दैट्स मोर ऑफ एब्सोल्यूट एंड बायोलॉजी में दे आर ट्राइंग टू पुट अ क्वेश्चन दैट वेदर what would be the fate of biology, right? चलिए, now let's take a look at the first question. So try the question. If it's a general question, the idea is not to revisit because आपका passage की इतनी पकड़ होनी चाहिए कि general question आप answer कर सके, और especially primary purpose, main idea, tone और structure के questions. So the primary purpose of the passage is to contrast the success of reductionism in physics with its failure in biology. So देखिए, this is too narrow. The passage is just not only about contrast. So A choice is straight away eliminated. Coming to B, argue that biology must abandon reductionism in favor of complexity theory. It must abandon नहीं है. So again it is extreme in nature. Author entirely abandon करने के लिए नहीं बोल रहा. So this also goes out. Examining the challenges reductionism faces in biology and discuss differing responses. Yes, कुछ biologists कहते हैं different approach पे move करिए, कुछ कहते हैं कि कोई failure नहीं है, it's just that we are not having the right data. So C we can keep. Explain how molecular biology has achieved limited success due to data constraints. So this is
absolutely irrelevant, oversimplifying the concept हो गया. Defend the idea that biology can never be as precise as physics. This is exaggeration, extreme statement है. So C is a good choice to go for. Let's move to the next question, please. The author's attitude toward reductionism in biology is best described as skeptical but not dismissive. हाँ, आप इसको रख सकते हो. देखो, कहीं न कहीं ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है रिडक्शनिज़्म की लिमिट्स को, बट वो स्टिल इसकी वैल्यू को एक्नॉलेज करता है, तो एंटायरली डिसमिसिव तो नहीं है, हाँ, डाउटफुल ज़रूर है. हॉस्टाइल एंड डिसमिसिव, हॉस्टाइल नहीं, हॉस्टाइल विल बी एक्सट्रीम टर्न. अनक्रिटिकली सपोर्टिव नहीं, वो ऑब्जेक्शन तो रेज़ ही कर रहे हैं. एम्बिवेलेंट बट लीनिंग टुवर्ड्स ऑप्टिमिज्म, सो optimism is not rightly shown. Neutral and purely descriptive, no, author has his perspective. So A is a good choice to go for. Let's move to the next question. The phrase epistemic humility, तो अगर आप revisit करना चाहते हैं तो it's a good idea to revisit, right? आपको better clarity मिल जाती है. The debate, however, is less about methodological allegiance and more about epistemic humility. Can biology ever achieve the predictive rigor that physics enjoys, or must it reconcile itself to a fundamentally different mode of explanation? Right? तो अब आप यहाँ पे contextually अगर epistemic humility का मतलब समझेंगे, so the applications of the limitation हो गई, what can be known or predicted, right? कि भाई क्या methodologically पूरी align हो जाएगी, या फिर we have to understand that fundamentally it's different from biology, right? So different from physics, biology is different from physics. So we can come to the options now. Let's take a look at the options. So the recognition that scientific methods are inherently flawed, this is extreme, right? So it's too broad, not flawed, but limited predictability. So A choice goes out. Now coming to B, acceptance of the limitations of what can be known or predicted, exactly it is aligning, we can keep B. The rejection of all deterministic explanations, extreme. The willingness to abandon reductionism entirely, again extreme. Confidence in probabilistic models of knowledge. Confidence is opposite of humility, right? So even this choice goes out. So what's the right answer to pick? We can go for B as the right choice. ठीक है जी. Now there is one question. I will step aside and I will give it to you as your homework. Do solve this question, right? Pause the video. If needed, revisit and do leave the answers in the comment section. ठीक है? So this brings us to the end of the discussion. I hope you enjoyed solving the passage. In the initial part of the discussion, I've suggested what to do if you are struggling in one particular domain. So do follow the advice and stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.